नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। 44वीं शतरंज ओलंपियाड मशाल पहुंचे ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री तोमर ने की अगवानी। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का किया उद्घाटन, मेले का लिया जायजा। ट्रांसफर की धमकी पर भड़के हाईकोर्ट के जज, बोले किसान का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। हरियाणा के मुर्रा भैंस का फैन हुआ ब्राजील, सरकार से मांगा सीमेंट। नेक्स्ट से मान्यता प्राप्त देश का पहला कृषि संस्थान बना CSA। अब खबरें विस्तार से। बिहार के कैमूर जिले में नकली DAP खाद बिक्री होने का मामला सामने आ रहा है। नकली DAP की बाजार में कीमत 800 से 900 रुपए प्रति बोरी बिक रही है। जिले के चांद, भगवानपुर और चैनपुर प्रखंड सहित अन्य जगहों के बाजार में DAP नकली बेचने की सूचना मिल रही है और किसान कम कीमत होने के कारण ये DAP खरीद रहे हैं। लेकिन किसानों को ये पता नहीं है कि जो वो खाद ले रहे हैं वह असली है या नहीं। और इसके अलावा एक नामी कंपनी के नाम की बोरी का उपयोग कर खाद बेची जा रही है। किसान कम दाम में DAP खरीद कर घरों में रख रहे हैं। इससे बिचौलिए भी जमकर फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जानकारों के अभाव में किसान ठगे जा रहे हैं। दरअसल खरीफ फसल की खेती शुरू हो गई है और इसको लेकर बाजारों में खेती की डिमांड काफी बढ़ गई है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय को लेकर NFSA के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया है और इस रैंकिंग में सामान्य श्रेणी में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ओडिशा शीर्ष पर है। और इस मामले में ओडिशा के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। इसमें चौथे स्थान पर गुजरात पाया गया है और इसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का स्थान है, जबकि गोवा इस लिस्ट में अंतिम स्थान पर है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज HP संदेश ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ टिप्पणी करने पर उन्हें तबादले की धमकी दे दी गई, जिसके बाद जज ने कहा कि मैं इस तरह की धमकियों से नहीं डरता। आपको बता दें कि जज ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कलेक्शन सेंटर कहा था। दरअसल कार्यालय के 2 कर्मचारियों को भूमि विवाद में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इसके बाद जब मामला फिर से अदालत पहुंचा तो न्यायमूर्ति संदेश ने कहा कि मैं लोगों की भलाई के लिए तैयार हूं। आपका AC भी एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन आदेश में ट्रांसफर की धमकी दर्ज की जाएगी। धमकी मिलने के बाद जज ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार हूँ और इसके चलते अगर मेरा पद भी छीना जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं हमेशा खेती करने के लिए तैयार हूँ। मानसून की शुरुआत होते ही किसान खरीफ फसलों की खेती करने में जुट जाते हैं और ऐसे में बिहार सरकार एक नई शुरुआत करने जा रही है। दरअसल किसानों को कम लागत में ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को खेती की वैज्ञानिक जानकारी के साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी मिल सके, ताकि किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सके। बिहार सरकार की इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर किसान चौपालों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति और कृषि यंत्रोपकरण के बारे में जानकारियां दी जाएगी। और इसके अलावा किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक का प्रयोग, समय से फसल की बुवाई, फफूंदीनाशी, कीटनाशी और बीजोपचार, सिंचाई प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण की जानकारियां भी दी जाएंगी। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का शुभारंभ किया और कहा कि ये बेहद गर्व की बात है कि गुजरात ने डिजिटल इंडिया अभियान में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। गुजरात में शुरू हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चलेगा और इस कार्यक्रम में 4, 5 और 6 जुलाई को कई फिजिकल इवेंट भी होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 साल में DBT के माध्यम से 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से देश के 2,23,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज 3 सेशन में 44वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वहां मौजूद रहे नीति आयोग के मेंबर प्रोफेसर रमेश चंद ने कृषि जागरण से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ठीक है ना। अब कैसे यूथ और एग्रीकल्चर को कैसे देखते हैं सर? आज यूथ को अगर एग्रीकल्चर की तरफ खींचना हो तो क्या आपको लगता करना चाहिए था? यूथ को एग्रीकल्चर में खींचने का एक ही रास्ता है कि एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस बनाएं। एग्रीकल्चर केवल वहाँ खेत में काम करके फसल उगाने तक सीमित नहीं रखना है। एग्रीकल्चर का जो पोस्ट हार्वेस्ट एस्पेक्ट है कि वो वैल्यू एडिशन कैसे करे, सेकेंडरी एग्रीकल्चर कैसे करे और एक ट्रेडर का रूप कैसे अडॉप्ट करे।
तो इन सब को मैं समराइज़ करता हूँ कि एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस बनाइए, तो अपने आप यूथ जो है वो एग्रीकल्चर में रहेगा। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण तथा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ब्राजील के उब्रेमा में स्थित उल्टा जेनेटिक्स प्रयोगशाला ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से गुणवत्ता वाले मूरा जर्मप्लाज्मा को लेने की इच्छा जताई है, ताकि वे मूरा नस्ल से अधिक दूध उत्पादन वाली पशुओं की नस्लों को तैयार कर सकें। वर्तमान में ये प्रयोगशाला जर्मप्लाज्मा इटली से खरीद रही है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण तथा पशुपालन और डेयरी मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल इन दिनों ब्राजील में अध्ययन दौरे पर है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संयुक्त सम्मेलन का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर से वर्चुअल शुभारंभ किया। और इस अवसर पर तोमर ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत, सरकार की किसान हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज भारत अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में विश्व में पहले या दूसरे क्रम पर है। हमारे ऑर्गेनिक उत्पादों को दुनिया में पसंद किया जा रहा है। कोरोना महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत से लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का कृषि निर्यात होना अच्छा संकेत है। ऐसे में आगे भी हमारे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता ऐसे ही रहनी चाहिए, जो वैश्विक मानकों पर खरी उतरती है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत को साल 2025 के अंत तक यूरिया का आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पारंपरिक यूरिया और नैनो तरल यूरिया का घरेलू उत्पादन देश की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहने की उम्मीद है। वर्तमान में देश का यूरिया उत्पादन 260 लाख टन है, जबकि स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए लगभग 90 लाख टन का आयात किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि हम 2025 तक यूरिया मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आयात पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। पारंपरिक यूरिया और नैनो यूरिया का हमारा घरेलू उत्पादन मांग से अधिक होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल ग्वालियर पहुंची, जहां केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी अगवानी की। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि खेल हमें शारीरिक और बौद्धिक व्यायाम के अतिरिक्त अनुशासन का संस्कार भी सिखाते हैं। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि ये अवसर हम सबको पहली बार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 जून को इस मशाल रैली की शुरुआत की थी, जिसके बाद देश के अनेक हिस्सों से भ्रमण करते हुए ये मध्य प्रदेश पहुंची है। देश के 74 कृषि विश्वविद्यालयों में चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीकेशन काउंसिल में बी ग्रेड मान्यता पाने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। विश्वविद्यालय ने शोध संसाधन और समन्वय के दम पर 2.47 अंक के साथ ये उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह और रजिस्ट्रार प्रोफेसर CL मौर्य के अलावा कृषि वैज्ञानिक, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने खुशी जताते हुए एक दूसरे को बधाई दी है। आपको बता दें कि इस उपलब्धि के बाद विश्वविद्यालय को UGC से बजट मिलने के रास्ते खुल गए हैं। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश से बुरा हाल है। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें लबालब हैं और जनजीवन बेहाल है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश तक कई इलाके पानी की मार झेल रहे हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। ऐसे में मानसून की बरसात अभी और मुश्किल बढ़ा सकती है। इसी तरह की अनेक खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।